कल की वीडियो में हमने बताया था कि पूरा एक इतिहास का जो पूरा डायग्राम है, जिसमें प्राचीन भी था, मध्य भी था और आधुनिक भी था, आज उसका एक पार्ट जो प्राचीन भारत है उसको हमने यहाँ पर खोलेंगे और इसके बारे में हम इसका भी डायग्राम समझेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन तो जो कॉन्सेप्ट बेस से आता है वो यही आता है कि ये बताइए कि जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था, अंतिम वंश कौन सा था, या वो कह सकता है कि मगध साम्राज्य का जो प्रथम राजा था वो कौन हुआ था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो आपका डायग्राम है प्राचीन भारत का, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहां मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस केवल आपको एक बेसिक चीज ये बताना है कि पहले कौन राजा आया, दूसरा राजा कौन आया, तीसरा राजा कौन आया। जैसे एक अलमारी होती है, बड़ी अलमारी, उसके अंदर छोटी अलमारियां होती हैं, फिर उसके अंदर और छोटी अलमारियां होती हैं, उसी तरीके से हिस्ट्री है। और हिस्ट्री को लेकर थोड़ी सी आपको रुचि डेवलप करना पड़ेगी। होता क्या है, कई बार जैसे हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा मन ये कहता है ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम मरे हुए लोगों के बारे में पढ़ते हैं या जो चीज़ें गुजर जाती हैं। तो अगर आप शुरू से ये सोचेंगे कि इतिहास मरे हुए लोगों की चीज़ है या गुजरी हुई चीज़ है, तो फिर ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आपकी कब्रिस्तान में आती है, क्योंकि मरे हुए लोग कहाँ मिलते हैं, कब्रिस्तान में मिलते हैं। तो आप जो है ये चीज ना सोचें कि इतिहास जो है वो बहुत ही मृत चीज है और मृत चीजों का स्थान कब्रिस्तान में होता है या शमशान घाट में होता है, तो इस तरीके से वो और बोरिंग हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुचि डेवलप करना पड़ेगी कि इतिहास एक सीखने की चीज है। क्योंकि अगर आपको इतिहास के बारे में पता होगा तो आप भविष्य की घटनाएं समझ सकते हैं। जैसे इस समय जो युद्ध चल रहा है इजराइल के बीच में और फिलिस्तीन के बीच में, तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में आप तभी समझ पाएंगे कि जब आपको इसका इतिहास पता होगा, इसकी ज्योग्राफी पता होगी, तभी आप करंट मैटर पे कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अब कुछ लोग पढ़ रहे हैं, वो मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, कुछ गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने से क्या होता है, हमारे दिमाग में चीज़ें निकलती रहती हैं, लेकिन हमें एक डायग्राम क्लियर होता है कि कौन सी चीज़ किस अलमारी में रखी है, किस जगह रखी हुई है, तो वहाँ पर हम बहुत आसान चीज़ों को समझ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है क्वेश्चन ऐड करने में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं आपको प्राचीन भारत का एक डायग्राम बताएंगे कि जिसमें आपको पता लगेगा कि पहले कौन सा वंश आया, फिर कौन सा वंश आया, उसमें भी पहला राजा कौन सा आया, दूसरा राजा कौन सा आया। जैसे अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया। तो दिल्ली का ऐसा कौन सा अंतिम सुल्तान था जो युद्ध करते हुए मारा गया। तो जिसको डायग्राम क्लियर है वो पकड़ लेगा कि वो बाबर के हाथों मारा गया है। और अंतिम कौन है, इब्राहिम लोदी। तो वैसे ही कई बार एक क्वेश्चन आया कि ये बताइए मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वो कौन सा था, बृहद्रथ वंश। अब वो कई बार ये भी पूछ सकता है कि बृहद्रथ वंश का पहला राजा बृहद्रथ, अंतिम राजा रिपुंजय। तो आपको एक बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें इतिहास जानने के स्रोत या भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत या भारतीय इतिहास के स्रोत। और जो हम ये पढ़ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आईआईटी ग्रेड में ही काम आएगा, ये आपके एलटी ग्रेड में काम आएगा, जीआईसी प्रवक्ता में काम आएगा, आपके सुपर टेट में काम आएगा, और जो अन्य शिक्षक भर्तियां हैं उसमें भी ये सब काम आएगा। तो पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, इतिहास जानने के स्रोत। देखिए प्राचीन भारत का ये पूरा डायग्राम है, अगर हम केवल इसको ही खोल दें मगध साम्राज्य को, तो ये फिर पूरा अपने आप में एक टॉपिक हो जाएगा। तो दूसरे वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि आपको मोटे मोटे टॉपिक बता रहे हैं, इसके बाद आपको एक एक टॉपिक खोल के बताया जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा, किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, किस तरीके का पैटर्न पूछ रहा है। और देखिए वही बात आ जाती है कि बहुत कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो पहले वो पढ़ लिया जाए जो इंपॉर्टेंट है, फिर वो पढ़ लिया जाए जो कम इंपॉर्टेंट है, और वो फिर पढ़ लिया जाए जो कि देखना है। तो पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत या भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आखिर हमें इतिहास निश्चित ही ऐसा हुआ था, तो कैसे पता लगेगा इतिहास में क्या हुआ था। तो इसके तीन स्रोत हैं। एक साहित्यिक स्रोत, साहित्य का मतलब आप जानते हैं लिटरेचर, साहित्य का मतलब होता है लिटरेचर, लिटरेचर रिटन रूप में जो मिला तो उसको कहते हैं साहित्यिक। पुरातात्विक आप जानते हैं जो चीजें खुदाई में मिली हैं उनको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और विदेशी विवरण, कई बार ऐसा है कि जो पीरियड राजा का चल रहा है या जो टाइम चल रहा है तो उसमें क्या हुआ है, कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने उनके बारे में लिखा और वो ग्रंथ अपना ले गए। जैसे आपका हर्ष के शासनकाल में हेनसांग आया था तो उसने भी कुछ लिखा और वो अपने यहाँ ले गया। तो जब देश आज़ाद हुआ, असल में अगर देखा जाए तो इतिहास को हम तक पहुँचाने में या हमें उसके बारे में जानकारी करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है अंग्रेजों की रही है।
चाहिए, उन्होंने लिटरेचर को इकट्ठा किया, चीज़ों को व्यवस्थित किया और हमें पता लग पाया। तो इस तरीके से आपको जो पहला टॉपिक समझना है, इतिहास जानने के स्रोत, यहाँ भी ऐसा है कि आपको एक साथ नहीं पढ़ना है, कि एक साथ सब बराबर चोट नहीं करना है। कुछ टॉपिकों को केवल आपको मान के चलिए वो 30% पढ़ना है, कुछ को आपको 50% पढ़ना है, कुछ को आपको 80% पढ़ना है, कुछ को आपको 100% पढ़ना है। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 100% पढ़ना है, कुछ ऐसे हैं जो 80%, कुछ ऐसे 50, कुछ 30 और कुछ केवल देखना है। तो पहले मैं भी आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कौन से ज़्यादा डीपली पढ़ना है, पहले ये आपको समझना है कि इसका एक बेसिक डायग्राम क्या है। देखिए, लोग कहते हैं पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, बात बिल्कुल सही है। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर आप तब देख पाएंगे जब आपको डायग्राम क्लियर होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें पता होंगी उनके बारे में, इसके बाद ही आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाएंगे और क्वेश्चनों को जोड़ पाएंगे। तो दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक कालीन मानव विश्व में और भारत में। तो जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव था, जैसे विश्व में हो गया जावा मानव, पेपकी मानव, निएंडरथल मानव, ये आपके विश्व में हो गए, और भारत में भी कुछ ना कुछ मानव पाए गए। तो इसके अलावा और इसमें क्या मोटे तौर पे हम पढ़ते हैं भारत और विश्व के इतिहास में, जैसे आप देखते हो तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब वो क्वेश्चन कैसे बना देता है कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले, पुरापाषाण काल के साक्ष्य दक्षिण भारत में कहाँ मिले, पूर्वी भारत में कहाँ मिले। तो इस तरीके से मैटर क्या है कि आपको मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि एक टॉपिक है प्रागैतिहासिक कालीन मानव, और जिस भारत विश्व में जिसके 2-3 पार्ट हैं, एक पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल, एक नवपाषाण काल। इसके बाद आता है आपका ताम्र युग, यानी तांबे का युग। आपने देखा होगा वो क्वेश्चन काफी आते हैं कि मध्य प्रदेश में ताम्र सप्ताहें कहाँ मिली, राजस्थान में ताम्र सप्ताहें कहाँ मिली। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, यानी जहां तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ साथ हो रहा था। इसके बाद आता है वैदिक काल। ये हमारा साहित्य के लिटरेचर की दृष्टि से बहुत ही विस्तृत काल है, जिसको हिंदू सप्ताह भी कहते हैं, वैदिक काल भी कहते हैं। इसमें आपके ऋग्वेद हैं, उपनिषद हैं, और जिसके बाद जितने भी मतलब ग्रंथ आ रहे हैं वो सारे किस में आते हैं, वैदिक काल में। गायत्री मंत्र और जितने भी हैं आपका, तो इसका अपना एक लिटरेचर है जिसमें आप पहले वेदों के बारे में पढ़ते हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं, फिर आर्यक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा नाम है। ऋग्वेद जो आप जानते ही हैं, जो वेद हैं वो 4 हैं, उसमें ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। इसके बाद वो कहते हैं क्या नाम है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मणों ने जो लिखे वो ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद क्या है, आर्यक। आर्यक का मतलब होता है जंगल की लकड़ियां, जो जंगल में बैठ कर लिखे गए। इसके बाद उपनिषद, जो गुरु के पास बैठकर लिखे गए, वो क्या कहलाए, वो उपनिषद कहलाए। तो ये पूरा एक अपना लिटरेचर है। अगर यहां इसको पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको मोटे तौर पे जानना है क्रम, इसका क्रम ध्यान रखना है कि ताम्र के बाद कौन सा आया, वैदिक। और वैदिक काल के बाद क्या है, महाजनपद काल, कि महाजनपद बनने वाले थे। अगर पहला सिविलाइजेशन नगरीकरण कहाँ हुआ था, सिंधु घाटी की सत्ता में हुआ था, तो दूसरा कहाँ हुआ था, महाजनपद काल के समय हुआ था। और इसके बाद आता है आपका मगध साम्राज्य। क्या आता है, मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में आपके 4 वंश हुए हैं। प्रमुख वंश कौन से हुए हैं, 4 वंश हुए हैं। पहला वंश कौन सा हुआ है, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा नंद वंश। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी दाग देता है, अगर चिंतन स्तर लिया जाए, जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि क्वेश्चन 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञान स्तर के, डायरेक्ट रटा, डायरेक्ट आ गया, बात बन गई। और दूसरा कौन सा होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का, बोध स्तर का, कि थोड़ा समझना पड़ता है। तीसरा चिंतन लेवल का। चिंतन लेवल का मतलब ये होता है कि आपने पूरी मूवी देखी और अंत में जो हीरो था वो मर गया, तो चिंतन लेवल में क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा क्या हो सकता था कि अंत में हीरो नहीं मरता। तो ये चिंतन लेवल क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि कौन सा वंश पहला रहा, कौन सा दूसरे नंबर पर रहा मगध का, कौन से तीसरे नंबर पर रहा, कौन सा अंतिम रहा। और बहुत डीप जाएगा तो ये भी पूछ लेगा कि बृहद्रथ वंश का प्रथम शासक, द्वितीय शासक, तृतीय शासक। तो ज्यादा डीप ना जाके हम एक क्रम तैयार करेंगे कि कौन कौन सा शासक रहा है। तो बृहद्रथ वंश में सबसे पहला शासक जो रहा है वो बृहद्रथ रहा है। कौन सा रहा है, बृहद्रथ रहा है। दूसरा जरासंघ, तीसरा रिपुंजय। इसके बाद ये वंश का अंत हो जाता है। फिर दूसरा वंश आता है हर्यक वंश। कौन सा आता है, हर्यक वंश। ये एक ऐसा वंश है, एक ऐसी डायनेस्टी है जो पूरे इतिहास में पत्रहंता कही जाती है।
पितृहंता, यानी इसके जो शासक हैं अपने ही पिता को मार के शासन में आए। जैसे बिंबिसार का पुत्र हुआ था अजातशत्रु, जब इसका नामकरण किया गया, पुरोहितों को बुलाया गया, विद्वानों को बुलाया गया, तो कहा इसका नाम क्या रखा जाए, तो कहा कि बिंबिसार ने इसके सारे शत्रुओं को मार दिया है, इसका कोई शत्रु नहीं है। जब इसका जन्म हुआ उस समय भी इसका कोई शत्रु नहीं था, तो इसका नाम रखा गया अजातशत्रु। लेकिन इसने अपने पिता की ही हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सिंहासन को ले लिया। और जब इसका बेटा आया उदयन, इसने भी वही काम किया जो अजातशत्रु ने बिंबिसार के साथ किया था। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार के साम्राज्य ले लिया। और इसके बाद जो तीसरा वंश शुरू होता है वो है शिशुनाग वंश। नाम देखिए, शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक था शिशुनाग। और इसका बाद दूसरा इसका राजा हुआ है कालाशोक। कौन हुआ है? कालाशोक। अब देखेंगे बौद्ध संगतियों में इसका नाम आता है। इसके बाद आया अंतिम वंश नंद वंश। मगध वंश का जो अंतिम वंश था नगद वंश, जिसमें प्रमुख कौन था? पहले नंबर पे महापद्म नंद, और इसका अंतिम शासक था घनानंद, जो कि आप जानते ही हैं कि चाणक्य ने तैयार किया था चंद्रगुप्त को इसी के विरुद्ध। जब क्या हो रहा था कि विदेशी आक्रमण भारत पे होने वाला था, तो चाणक्य ने समझाया था किसको? घनानंद को। और घनानंद दोपहर में ही क्या कर रहे थे? दोपहर के समय में मदिरा का पान कर रहे थे और नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे, और इसको क्या करा? धक्का मार के निकाल दिया। उनकी शिकवा तो कहानी आपको पता, ये शिका खुल गई, फिर प्रण किया, ये किया, वो किया। तो इस प्रकार से इसका अंतिम शासक कौन सा था? घनानंद था। इसके बाद क्या है? मगध का उत्कर्ष। ऐसे क्या कारण थे कि मगध का उत्कर्ष रहा? फिर बौद्ध संगीति, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जैसे मीटिंग होती है वैसे ही बौद्ध संगीति चलती रही। तो देखा आपने, पहला क्या है? इतिहास जानने के स्रोत। इसके बाद जो क्रम चल रहा है, प्रागैतिहासिक मानव। इसके बाद ताम्रपाषाण युग, वैदिक काल, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, और जे इसके राजा हैं। तो ये आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए वंश के हिसाब से और इनके राजा के हिसाब से। वो ये भी क्वेश्चन देख सकता है कि शिशुनाग वंश का दूसरा राजा कौन है? कालाशोक। हर्यक वंश का दूसरा राजा कौन है? अजातशत्रु। अंतिम और प्रथम तो आपको याद ही होना चाहिए। इसके बाद आता है धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में दो नाम बहुत आते हैं, एक आपका जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। उससे पहले भी 6 प्रमुख धर्म चल रहे थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से इतना पॉपुलर नहीं हो पाए जितना जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुआ। तो वो 6 धर्म कौन से थे? दैववादी, इसका दूसरा नाम अनियतिवादी भी था, मतलब नियतिवादी भी था, कि नियतिवादी था। और इसके मखली गोसाल जो थे प्रवर्तक थे। मखली गोसाल कौन थे? इसके प्रवर्तक थे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है दैववादी। अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। अकिर्यवादी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पूर्ण कश्यप। और ये कहते थे कि पाप और पुण्य कुछ नहीं होता, जो भी आपका जो भी मतलब पाप है, पुण्य है, सही है, गलत है, कुछ नहीं होता। ये इनका ऐसा कहना था कि कहीं भी कुछ, ना तो आपको नरक मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा, ये सब कहने की बातें। दूसरा धर्म आया आकृतवादियों का। क्या है? आकृतवादी। इनका कहना था कि नदी हो गए, पहाड़ हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, और जितने भी ये पंचभूत हो गए, जो एक दूसरे को कोई भी हानि नहीं पहुंचाते और ना ही ये अपना कोई विकास करते हैं। अगला धर्म था उच्छेदवादी। उच्छेदवादी क्या कहते हैं कि जो पुनर्जन्म है वो एक मिथ्या है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, ये सब एक क्या? मिथ्या है। अब ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, डीप जाएंगे तो फिर काफी खिंच जाएगा इसमें। इसके बाद चतुराय संबर भी एक जैन धर्म से ही संबंधित था। और इसके बाद जो इसका लास्ट वाला था वो चारवाक था। चारवाक धर्म का देखो सीधा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आजकल के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन पर पूरी तरह से लागू होता है। और लोगों पे वो क्या कहते हैं? यावत जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत पीत्वा पुनः पीत्वा यथा पतिते भूतले, कि कर्जा लो और घी पियो, कर्जा लो और घी पियो, और तब तक पियो जब तक धरती पे गिर ना जाओ, और जब उठो फिर कर्जा लो फिर पियो। वैसा ही हाल स्टूडेंट का है। पेरेंट्स से लेते रहते हैं, पैसे लेते रहते हैं, वापस करना नहीं है और एंजॉय चल रहा है। तो इनका सीधा सिद्धांत था कि भौतिकवादी, भोग विलास प्रमुख होना चाहिए। और यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि अगर भोग विलास करने में या तुम्हें खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इससे भी टेंशन मत लो कि आप किसी से उधार लेकर आ रहे हो या कर्जा लेकर आ रहे हो। तो ये भी धर्म अपने आप में खत्म हो गया। अब इसके बाद आए जैन और बौद्ध, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो ये क्रम आपको ध्यान रहेगा, 6 प्रमुख धर्म रहे, फिर जैन और बौद्ध। इसके बाद आया मौर्य साम्राज्य।
अब मौर्य साम्राज्य में पता ही है कि जो अंतिम शासक था घनानंद, इसको मार के कौन राजा बना? चंद्रगुप्त। तो महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना है कि प्रथम शासक चंद्रगुप्त, दूसरा शासक बिंदुसार और तीसरा सबसे महान शासक जो है अशोक। जो सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं कि अशोक के अभिलेख कौन से हैं, अशोक का धम्म क्या है, अशोक के अभिलेख कौन से, अशोक का धम्म क्या है। तो डायनेस्टी आप देख रहे हैं कौन कौन सी? मगध साम्राज्य, इसके बाद धार्मिक आंदोलन, फिर मौर्य साम्राज्य, इसके बाद आया मौर्योत्तर काल। ऊ का ओ कर दिया है, ठीक है, संधि करने के बाद। तो ये क्या है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जो मौर्यों के उत्तर का काल, बाद का काल हुआ है, उसमें पहला शासक वंश हुआ है शुंग वंश। कौन हुआ है? शुंग वंश। कौन हुआ है? शुंग वंश। ये इस शुंग वंश का जिसने स्थापना की थी पंडित पुष्यमित्र शुंग। वह भी आप इतिहास में भी अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि मौत का दूसरा नाम पंडित पुष्यमित्र शुंग। ये इतना खतरनाक और प्रतापी शासक था, ये मौर्य साम्राज्य का सेनापति रह चुका था। इसने सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करके शुंग वंश की स्थापना की। और इसका प्रथम शासक कौन था? पंडित पुष्यमित्र शुंग। ये ब्राह्मण थे। और इसके जो बाद में इसके पुत्र हुए हैं उन्होंने शासन किया है अग्निमित्र, बासु, ज्येष्ठ और देवभूति। तो जैसा कि पंडित पुष्यमित्र शुंग ने किया था मौर्य साम्राज्य के साथ, वैसा ही कर्ण वंश के शासक वासुदेव ने किया। उनने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया देवभूति का, और देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की, और जिसका संस्थापक था वासुदेव। फिर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो अगला वंश आया वो कौन सा आया? सातवाहन, जिसका संस्थापक था शिमुक। जिसका संस्थापक था शिमुक। इसका वर्णन आपके मत्स्य पुराण और वायु पुराण में आता है। कर्ण वंश के बाद आपका आया सातवाहन। आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन देखोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं या पीसीएस में आए हैं, एलटी ग्रेड में आए हैं, जीआईसी प्रवक्ता में आए हैं, वो इन्हीं के अंदर से आए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पहलव से है, शक से है, सातवाहन से है, कर्ण से है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ण क्या है, कर्ण वंश क्या है, सातवाहन वंश क्या है, कौन किसके बाद आया है। इसके बाद आए शक। ये शक जो थे पूर्वी ईरान के रास्ते भारत में आए थे। किसके रास्ते आए थे? पूर्वी ईरान से के रास्ते भारत में आए थे। और इसका जो शासक था उसका नाम माउस था। कितना अजीब नाम है, माउस। उसका नाम क्या था? माउस, जिसको महाराजा भोग भी कहते थे, महाराजा भोग भी कहते थे। और इसके बाद क्या हुआ? इनके जो आगे उत्तराधिकारी हुए तो मथुरा के शक। कहाँ के? मथुरा के शक, पश्चिमी भारत के शक। और जो सबसे प्रतापी और नाम वाला राजा हुआ है वो है रुद्रदामन। अगर आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा रुद्रदामन का भी लेख, तो इनका जो राजा हुआ है अंतिम वो कौन सा था? रुद्रदामन। और इसके बाद आए पहलव। कौन आए? पहलव। और पहलव के बाद कौन सा आया? चेदी वंश। कौन सा वंश आया? चेदी वंश। इसमें क्या था? कलिंग उस समय बहुत ही समृद्ध हो चुका था, और इसका जो राजा था महामेघवाहन। महामेघवाहन। और महामेघवाहन के बाद इसका राजा कौन बना? खारवेल। और जो क्वेश्चन बहुत आता है, खारवेल के हाथी गुम्फ अभिलेख के बारे में बताइए। इनका हाथी गुम्फ अभिलेख है। और इसके बाद क्या होता है? भारत पर हिंद यवन आक्रमण हो जाता है। कौन सा आक्रमण? हिंद यवन। ये विदेशी लोग थे। इसके शासक कौन रहे? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस पहला शासक, डेमेट्रियस दूसरा शासक यूकेटाइडिस तीसरा मिनेंडर। मिनेंडर काफी प्रसिद्ध शासक रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई हिंद यवन आक्रमण जो हुआ था तो उसका पहला शासक कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, तृतीय कौन सा था। और इसके बाद कुषाण वंश आया। अच्छा, वंश जो भी रहे उसमें एक ना एक हीरो जरूर रहा है, चाहे वो शुरू में रहा है चाहे वो अंतिम में रहा है। जैसे आपका जो चेदी वंश है इसका हीरो कौन है? खारवेल। शकों का हीरो कौन है? रुद्रदामन। और उसी तरीके से कुषाण वंश का हीरो कौन है? कनिष्क। जिसके समय में सबसे महान जो डॉक्टर थे वो कौन थे? चरक, जिन्होंने 600 प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में बताया है। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कुजुल कडफिसस ने की थी। इसका दूसरा शासक कौन सा था? बिमा कडफिसस। बिमा कडफिसस। तीसरा कौन सा था? कनिष्क, सबसे प्रसिद्ध। इसके बाद कौन सा हुआ? हुविष्क। और इसके बाद वासुदेव। और इनके बाद जो काल चला है वो गुप्त काल चला है, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा गया है। आपके जितने काल हैं उसमें स्थापित कला भी बनी है, साहित्य भी रहा है, और इसके बाद अन्य उपलब्धियां रही हैं। लेकिन जितनी उपलब्धियां गुप्त काल की रही हैं उतनी किसी काल की नहीं रही हैं। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसका प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा शासक था समुद्रगुप्त जिसको
नेपोलियन भी कहा जाता था भारत का, कि कोई भी युद्ध नहीं हारा था। तीसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। और इसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, ये तीन आपके 1 2 3 4 शासकों के बाद में क्या हुआ, हूणों का आक्रमण हो गया। और हूणों के आक्रमण में क्या हुआ, तोरमाड़। हूणों के आक्रमण के बाद इनके राजा कौन हुए, तोरमाड़। पहले राजा कौन हुए, तोरमाड़। दूसरे मेहरकुल। मेहरकुल बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं हूणों के। इसके बाद आया पुष्यभूति काल। कौन सा काल आया, पुष्यभूति काल, जिसका दूसरा नाम क्या है, पुष्यभूति वंश। और इसका तीसरा नाम क्या है, हर्षवर्धन काल। और क्या कहते हैं इसको, वर्धन काल। और इसका भी हीरो कौन है, हर्ष। इसका हीरो कौन है, हर्ष। तो हर्ष के आने से पहले कुछ लोगों ने शासन किया, जिसमें कौन थे, गया के मौखरी, कन्नौज के मौखरी, पंजाब के हूण, मालवा के यशोधर्मन। यशोधर्मन भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इसके बाद बल्लभी के मैत्रक। और फिर अंत में कौन रहा है, हर्ष। और हर्ष के समय में कौन आया था, हेनस्वांग। जो आपके यहाँ, हमारे यहाँ क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, अर्ध कुंभ का मेला लगता है, वो इन्होंने ही शुरू कराया था, हर्ष ने। और इनके समय में जो प्रसिद्ध यात्री था वो कौन था, हेनस्वांग आया था। उसमें होता क्या है कि ये हर 5 वर्ष में आके अपना सब कुछ दान कर देते थे। अंत में क्या होता है कि एक याचक बच जाता है और इनके पास दान देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उस याचक को ये अपने कपड़े दान दे देते हैं। उसको देखकर जो हेनस्वांग है वो कहता है कि मैंने राजा तो कहीं देखे पर हर्ष जैसा नहीं, मैंने देश तो कई देखे भारत जैसा नहीं। वास्तव में भारत एक महान देश है और इसकी महानता हर्ष जैसे लोगों के कारण है। और इसके बाद क्या है, राजपूत काल। राजपूत काल, और राजपूत काल में क्या है, राजपूत काल में आपके जैसे राजपूत कालीन उत्तर भारत के कुछ राज्य थे, ये 7 राज्य थे जो राजपूत कालीन थे, जिसमें पहला कौन सा था, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा चालुक्य या सोलंकी वंश। तीसरा गढ़वाल वंश। फिर चौहान वंश। ये सब राजपूत वंश हैं। फिर चंदेल वंश, फिर परमार वंश, फिर कलचुरी वंश। मेरा उद्देश्य इसको पढ़ाने का ये है कि आपको ये पूरी टेबल क्रम के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए कि अगर राजपूत काल है तो 7 वंश हुए हैं। 7 तो वंश क्रम के अनुसार क्या है, पहला गुज्जर प्रतिहार, दूसरा चालुक्य, तीसरा गढ़वाल, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश। इसके बाद राजपूत काल की तरह ही कुछ बंगाल के वंश हुए, जिसमें पहला पाल वंश, दूसरा शोन वंश, तीसरा हुआ संगम युग। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि संगमकालीन साहित्य के बारे में बताइए। तो ये संगमकालीन साहित्य है। तो इस संगमकालीन साहित्य के बहुत से ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने यहाँ 3 ही मेंशन किए हैं। तोलकड़ियम, तोलकड़ियम, एतुतोगे, पातु पातुहा। तो ये सब क्या हैं, आपके संगम वंश हैं। इसके बाद आपके 3 राज्य, चोल, पांड्य और चेर। चोल, पांड्य, चेर। फिर मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि दक्षिण भारत के राज्य 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चालुक्य वंश बादामी का है, ये अलग है, ये सोलंकी वाले हैं। ये चालुक्य वंश बादामी। पहलव वंश, ये पहलव अलग है। राष्ट्रकूट, अजंता एलोरा की गुफाएं जो बनी है, राष्ट्रकूट वंश। चोल, चालुक्य वंश, यहाँ भी चालुक्य वंश है, ये कल्याणी का है, ये बादामी का है। गंग वंश, गंग वंश कहते हैं उड़ीसा का। और इसको होय सलवंश, द्वारका समुद्रम, यादव वंश। तो आपको इस पूरे एक डायग्राम में क्या करना है, इसको एक तरीके से क्रम से याद करना है। जब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, इसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे एलटी ग्रेड में, चाहे सुपर टेट में, चाहे जीआईसी प्रवक्ता में, एडिट जूनियर में, तब क्या होगा कि आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे कि इनका क्रम क्या रहा। और अगर आप ये क्रम याद नहीं करते हैं तो इतिहास पढ़ना फिर ऐसा हो जाएगा जैसे खिचड़ी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक शॉप है, उस शॉप में आप सारा सामान ऐसे ही बांट दीजिए तो आप कभी नहीं ढूंढ पाएंगे क्या सामान कहां पर है। लेकिन आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग खाने बनाकर कि ये साबुन का खाना है, ये दालों का है, ये आपके मसालों का है, ये अन्य चीज़ों का है, तब वहाँ आपके अंदर बहुत क्लियरिटी आ जाती है कि अगर अंधेरा भी होता है शॉप में तब भी आपको पता होता है कि ये सामान बाहर रखा है, आप उठा लेंगे। और ऐसे ही यहाँ का हिसाब है, अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चला है। एक तरीके से इतिहास जानने के स्रोत प्रगत ताम्रकाल चला, फिर वैदिक काल आया, महाजनपद काल आया, इसके बाद मुख्य रूप से खतरनाक राजा आ गए, फिर मगध का शासन, इसके बाद मौर्य शासन, ये धार्मिक आंदोलन बीच में आ गया, फिर मौर्योत्तर में आपका शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन जो क्रम चलाया, शक वंश, पहलव, चेदी वंश, भारत के हिंद यवन आक्रमण, कुषाण वंश। इसके बाद गुप्त काल में कौन कौन से राजा हुए, फिर पुष्यभूति का काल आया, इसके बाद आपका कौन सा आया, राजपूत काल आया, संगम काल आया, दक्षिण भारत के कुछ हुए। तो आप इसको अच्छे से
नोट कर लीजिए और देखिए नोट्स जरूर बनाइए। बिना नोट्स के बात नहीं बन रही है, क्योंकि माइंड को बार बार चीज़ें रिमेंबर करना होता है, याद करना होता है। अगर आप मेमोरी के बारे में जानना चाहते हो तो बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो मेमोरी पे भी बना दूंगा कि जिसमें आपको पता लगेगा कि मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी कैसे काम करती है, कैसे वो चीज़ों को याद करती है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से। पहला नोट्स पहली वाली वीडियो का बनाइए जो मैंने बताया था, दूसरा नोट्स इसका बनाइए। फिर आप अगर डिमांड करेंगे मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको जैसे ये वाला टॉपिक है इसको पूरे पे एक ही पे खोल दूंगा, फिर वहाँ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं फिर आपको अगली वीडियो में ये बताया जाएगा। और एक कमेंट आया था कि उसमें एलटी ग्रेड कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी। तो एलटी ग्रेड की संभावना, एंथेटिक जानकारी यही है कि दिसंबर में या दिसंबर के बाद एलटी ग्रेड का जो फॉर्म है वो आ जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, एलटी ग्रेड हो गई क्योंकि चूंकि बीएड, आपको पता ही है बीएड बाहर हो गया है, तो अब आपके पास मौके जो हैं अभी भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बीएड की एक खास बात है, बीएड और बीटीसी में जो मेन अंतर है वो ये है कि बीटीसी में आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, और बीएड वाली अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो इसमें आपका सीधा फंडा है कि एक हिस्सा आपको अपना सब्जेक्ट का बहुत मजबूत रखना है, मतलब सब्जेक्ट आपको बहुत मजबूत रखना है, और दूसरा हिस्सा आपको भाषा पे कमांड करना है, फिर जीएस पे कमांड करना है, फिर आप कोई भी एग्जाम दे लें तो सामना इसी से ही होना है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, जैसे जो भाषा वाले लोग होते हैं तो एडिट जूनियर दे दें या एलटी ग्रेड दे दें तो उनका कुछ अधिक से हिस्से में भाषा आ जाती है, बाकी जीएस आ जाती है। और जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री वाले लोग हैं जो एसएसटी पे देते हैं तो वो इस तरीके से सेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मोटे तौर पे जीएस पे पकड़ बना के रखिए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना के रखिए, आपका काम हो जाएगा। और तैयारी करते रहिए, सिलेबस को पूरा करिए। ऐसा नहीं है कि भर्ती आएगी तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो पहले से तैयारी बना के रखिए ताकि भर्ती आने पे आपका रिवीजन चलता हो।